हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस 8 को में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेके आए हैं पहला चैप्टर हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का, जिसका नाम है ईटीएम मणिकीय तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। और उसी का ये जो है पार्ट 2 है। यानी कि आप सबको पता होगा हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक वीडियो आपका पार्ट 1 बना था और ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिकली जितना भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो छोटा वाला क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको हम लोग कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं उनको जाकर के आप देख लीजिएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे, या फिर सर्च कीजिएगा आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय तनु क्लासेस, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। याद रखिएगा ये सारा प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से आपके लगभग समझिए कि इस चैप्टर से आपको लगभग 10 से 15 नंबर तक का प्रश्न जो है पूछा जाता है। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना जरूरी है। ठीक है, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है हम लोगों का शॉर्ट है, यानी कि ये छूट गया था, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन करें। यानी कि जो भी हड़प्पा वासी थे, हड़प्पा के जो भी लोग थे, उनका धार्मिक रीति रिवाज क्या था, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उनकी कुछ मूर्तियों, बर्तनों और ताम्र पत्रों के चित्रों से मिलता है। कहने का मतलब है हम लोगों को पता कैसे चला कि वहाँ पर जो है मूर्तियों की पूजा होती थी, यानी कि वहाँ पर जो है पूजा भी होता था, धार्मिक रीति रिवाज भी था। ये हम लोगों को पता कैसे चला? ये हम लोगों को पता चला, कुछ वहाँ पर मूर्तियाँ मिला, कुछ बर्तन मिला, कुछ ताम्र पत्र मिला, जहाँ पर ये चित्र मिला कि ये जो है वहाँ पर भी, वहाँ के लोग भी जो है धार्मिक रीति रिवाज था, वहाँ पर भी लोग पूजा वगैरह करते थे। ठीक है, तो हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का जो अनुमान है उनके कुछ मूर्तियों के द्वारा, उनके कुछ बर्तनों और ताम्र पत्रों में जो चित्र मिलता है उनके द्वारा पता चला। मातृ देवी की जो है अनेक मूर्तियां मिली है वहां पर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी इसलिए कहा भी जाता है कि मातृ सत्तात्मक सभ्यता था, यानी कि वहां पर ज्यादा माता को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था एज कंपेयर टू पिता। ठीक है, जैसे आज के दिन जो पिताजी है वो घर के मुखिया होते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता था, माताजी जो है मुखिया होती थी घर की। ठीक है, मातृ देवी की जो है अनेक मूर्तियां भारत मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में मिली है। इनसे पता चलता है कि मातृ देवी ही उनकी पूज्य देवी थी। इनसे क्या पता चलता है कि जो मातृ देवी है यही जो है उनकी पूज्य देवी थी। ठीक है, एक मूर्ति ऐसी भी मिली है जो बिल्कुल नग्न है। नग्न का मतलब जो कि नंगा, यानी कि बिल्कुल कपड़ा नहीं है। तो एक ऐसा भी मूर्ति मिला है जो कि बिल्कुल नग्न है, हाथ में कटार तथा गले में नरमुंडों की माला है। यानी कि वो पहले तो नग्न है, बिल्कुल नंगा है, कहने का मतलब कोई कपड़ा वगैरह नहीं है, नग्न है। उनके बाद उसके हाथ में कटार है और गले में नरमुंड की माला है। इससे पता चलता है कि लोग जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे। इससे क्या पता चलता है कि लोग देवी देवताओं को, जैसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे। आज के दिन भी बलि देता है, लेकिन उस वक्त में नर बलि भी देते थे। ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मात्र देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे अथवा नहीं। मोहनजोदड़ो से इनकी एक देवी की मूर्ति, देवता की मूर्ति मिली है जो कि आजकल के शिव देवता से मिलती जुलती है। कहने का मतलब है ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि मंदिर का जो है बिल्कुल भी कोई भी पहचान नहीं मिला है ना, मंदिर का कोई भी हिंट जो है नहीं मिला है कि मोहनजोदड़ो में मंदिर था या नहीं था, इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं है। बाकी ये मूर्ति वगैरह से इनसे पता चलता है कि वहाँ पर मूर्ति वगैरह था, लेकिन मंदिर का कोई भी साक्ष्य जो है वहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे या नहीं, ये पता नहीं है। लेकिन मोहनजोदड़ो से इनकी एक देवता की मूर्ति मिली है, लेकिन मोहनजोदड़ो में इनका एक देवता का मूर्ति मिला है जो कि आजकल के जो शिव देवता है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, संभवतः ये लोग वृक्षों तथा पशुओं यानी कि सांड, सांपों और पत्थरों की भी पूजा करते थे। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जो है वृक्षों के यानी कि पेड़ के, पशुओं का मतलब सांड का, सांपों का, पत्थरों का, इनकी भी पूजा करते थे। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक रीति रिवाज। जो आज के दिन है वही आपको लिख देना है, बिल्कुल जो आज के दिन है वही हड़प्पा सभ्यता है। जो जो आज विकसित है, सड़क है, पक्की सड़क है ना, स्नानघर है, नाला है, ये सारा चीज उस वक्त था, आज भी है। तो यही है विकसित सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए, यानी कि क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं अगर आपको अभी के बारे में पता होगा तो। और अभी के बारे में किसको नहीं पता होगा बताइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो कि हिस्ट्री से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आपको पूरी चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी। पहला प्रश्न आपका था हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करें। नगर नियोजन का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के नगर
कैसे होते थे, कैसे बनाए जाते थे, क्या क्या नगर का खासियत होता था, उन पर प्रकाश डालिए, यानी कि उनके बारे में बताइए। बस ऐसे ही लिख देना है आपको, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर होने के निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या कारण है? तो वहाँ का सड़क है, वहाँ का मकान है, वहाँ का नाला है, वहाँ का भवन है, घर है, मकान का मतलब वही भवन, ठीक है। उसके बाद वहाँ का स्नानगार है, वहाँ का अन्नागार है, वहाँ का ईंट है। ये सारी चीज़ें से तो पता चलता है कि वहाँ पर क्या था, क्या था वहाँ पर। वो जो है मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में इन्हीं चीज़ों से तो पता चलता है ना। कि वहाँ का सड़क बहुत पक्की था, पक्की ईंटों का बना हुआ था। नाला तो है, सड़क के दोनों किनारे बना हुआ था, नाला को प्लास्टर किया हुआ था, नाला ढका हुआ था। उसके बाद भवन है, घर है, घर को भी पक्की ईंटों के द्वारा बनाया जाता था, बहुत सुंदर और आकर्षक बनाया जाता था। स्नानघर है, स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला है और ये नहाने के लिए प्रयोग होता था। ये बहुत बड़ा होता था साइज में, यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था होती थी। अन्नागार है, जहाँ पर अनाजों को जमा करके रखा जाता था, है ना। तो ये अन्नागार हो गया। ईंट है, तो ईंट जो है एक मतलब कि पक्की ईंट होती थी। तो इन सभी चीज़ों की वजह से तो हम हड़प्पा सभ्यता को विकसित सभ्यता बोलते हैं, और यही है नगर नियोजन, ठीक है। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता के नगर होने के निम्नलिखित कारण है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, नगर है, उसके कई कारण हैं जो कि निम्न है। सबसे पहला है सड़क, वहाँ की सड़क। हड़प्पा सभ्यता का सड़क जो है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे जिस पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। चबूतरे कैसे बना हुआ होता था? तो सड़क के दोनों किनारे में से एक, मान लेते हैं सड़क हुआ, तो सड़क का दोनों किनारे में क्या होता था? नाला होता था। ये सड़क हुआ, इधर भी एक नाला, इधर भी एक नाला। तो ये इधर भी नाला, इधर भी नाला जो होता था, उसके ऊपर चबूतरा रख दिया जाता था, है ना। चबूतरा का मतलब एक प्लेट रख दिया जाता था, ढक दिया जाता था नाला को, ताकि गंदगी जो है वो बाहर महके ना। तो उसको जब ढक देता था तो लोग वहाँ पर जाके बैठते भी थे, आराम भी करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे जिस पर लोग बैठकर आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। सड़क का दोनों ओर, यानी कि सड़क के दोनों साइड क्या बना हुआ था? नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कहने का मतलब है कि जो भी छोटी छोटी सड़कें बड़ी सड़कों पर जुड़ी हुई थी, जैसे कि नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है ना। तो जो भी मेन सड़क से कोई छोटा छोटा सड़क जो जुड़ करके रहता था ऐसे करके, जैसे ये मेन सड़क हो गया, मान लेते हैं ये छोटा सड़क हुआ, तो ऐसे करके आया, तो ये जो जुड़ता था ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री पे जुड़ता था। मैंने आपको कल भी बताया है, यानी कि उस वीडियो में भी बताया है कि ये कितना डिग्री पे जुड़ता था? 90 डिग्री पे, है ना। यानी कि ये जैसे सड़क आया, ये मेन सड़क हुआ आपका, ये मेन सड़क हुआ, ये छोटा सड़क हुआ, तो ये छोटा सड़क जो आया ना, तो ये 90 डिग्री का कोण होता था, ठीक है। चलिए, तो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी कि समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। बड़े सड़क से कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था, और बड़े सड़क से कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था, मतलब बहुत सारी छोटी सड़कें जो है वो बड़ी सड़क से जुड़ा हुआ था। अगला है नाला, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का एक प्रमुख कारण क्या है? वहाँ के नाला, ठीक। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहाँ का नाला था। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। सड़क के दोनों किनारे नाले हुए बने थे, बिल्कुल पता है, आज भी वैसे ही होता है, जिसके कारण शहर का पानी जो है वो नाली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। क्या आजकल वैसा नहीं होता? बिल्कुल आज भी होता है। सड़क के दोनों किनारे नाला होता है, पानी को शहर से बाहर निकालने का काम आता है। वहाँ के नाले को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो इससे भी पता चल सकता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या था? एक नगरीय सभ्यता था। कैसे? तो बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आज के दिन होता है, ठीक है। आज भी सड़क के दोनों किनारे नाला होता है, और आज तो और भी गंदा होता है, पहले तो साफ भी होता था क्योंकि जनसंख्या कम थी, ठीक है। तो नाला जो है गंदे पानी को निकालने के लिए काम आता है। अगला है भवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शहर होने का, नगर होने का एक प्रमुख कारण वहाँ का भवन का निर्माण है, यानी कि भवन है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो भी घर होता था, जो भी मकान होता था, जो भी भवन होता था, वो पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। आप सबको पता है वहाँ के जो मकान है वो कैसे बनाया हुआ होता था? पक्की ईंटों के द्वारा, ठीक है। वहाँ के भवन जो है, यानी कि वहाँ के जो घर है, बहुत ही सुंदर होता था, बहुत ही सुंदर और आकर्षक भी था। आकर्षक का मतलब कोई भी चीज़ जब सुंदर रहेगा ना, वो आपको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। कोई भी चीज़, आप किसी खूबसूरत सी चीज़ को देखते हैं तो वो आपको अच्छा लगने लगता है और आप उसको देखते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं आकर्षक, यानी कि अट्रैक्ट। तो वहाँ की जो भवन है बहुत ही सुंदर होता था। कोई बिल्डिंग को अभी भी आप देखेंगे जो बहुत अच्छा होगा ना, तो आप उसकी तरफ 2 मिनट तक ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर होता था और आकर्षक होता था। इस प्रकार वहाँ के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या था? एक नगरीय सभ्यता था, ठीक है। बहुत आकर्षक और सुंदर बनाया जाता था, पक्के ईंटों के द्वारा बनाया जाता था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ की जो मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या था? एक नगरीय सभ्यता था। अगला है स्नानगार। देखिए, मोहनजोदड़ो से एक स्नानगार मिला है जो कि बहुत बड़ा है ना। यानी कि मोहनजोदड़ो से एक स्नानगार मिला है, यानी बाथरूम जिसमें नहाते हैं जा करके। तो क्या है? मोहनजोदड़ो में मिला है जो कि बहुत बड़ा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है
कि स्नानघर का जो अवशेष है, यानी कि स्नानघर जो है वो हम लोगों को कहाँ से मिला। ये जो स्नानगार है वो हम लोगों को मोहनजोदड़ो शहर से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानघर मिला है जो बहुत बड़ा है। इस स्नानघर में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता था, और ये स्नानघर इतना बड़ा था ये बाथरूम, कि यहाँ पर कई लोग एक साथ मिलकर के नहा सकते थे। यह स्नानघर पक्की ईंटों का बनाया हुआ था। ये भी जो स्नानघर है वो आपका पक्की ईंटों का बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे और भी एक दो पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि यह स्नानघर पक्की ईंटों का बनाया हुआ था। साथ ही साथ यह स्नानघर जो है, आप ये कहिए कि यह स्नानघर जो है आपका, इसमें गर्म पानी और ठंडे पानी की भी व्यवस्था थी अच्छी तरीके से। ठीक है, अब है अन्नागार। अगला पॉइंट क्या है? अन्नागार। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का एक प्रमुख कारण है वहाँ का अन्नागार। हड़प्पा के कई नगर में अन्ना नगर मिला है, इसमें वहाँ के लोग अनाज रखते थे। ठीक है, तो अन्नागार का मतलब क्या हो गया? अन्नागार का मतलब हो गया अनाज रखने की जगह। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा प्रमाण मिला है कि लोग जो है अनाजों को एक जगह जमा करके रखते थे, तो वो हो गया अन्नागार। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। अगला है ईंट। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का एक प्रमुख कारण वहाँ से जो भी हम लोगों को ईंट मिले थे, वो हड़प्पा सभ्यता से बड़ी संख्या में ईंटें मिली है ना। बड़ी संख्या में जब ईंटें मिली है तो इसी से तो अंदाजा लगा कि शायद इन ईंटों से मकान बनाया होगा, स्नानघर बनाया होगा, रोड बनाया होगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का एक प्रमुख कारण वहाँ से मिले ईंट थे। हड़प्पा सभ्यता से बड़ी संख्या में ईंटें मिली है। कहा जाता है कि अगर पूरी पाकिस्तान का घर पक्की ईंटों से बना दिया जाए फिर भी वहाँ का जो ईंट है वो बच जाएगा। ईंटों का आकार बहुत बड़ा था। ये जो ईंटों का जो साइज भी था वो भी बहुत बड़ा था, ईंटा का साइज। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर इन ईंटों से घर भी बनवाया जाए तब भी कुछ ईंटें जो है, मतलब कि अगर पूरी पाकिस्तान का घर पक्की ईंटों से बना दिया जाए फिर भी वहाँ का जो ईंट है वो क्या होगा? बच जाएगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। इन कारणों की वजह से इसमें आपको 5 ही कारण एग्जाम में लिखना है। एक सड़क लिख दीजिएगा, एक नाला लिख दीजिएगा, एक लिख दीजिएगा भवन, एक लिख दीजिएगा स्नानघर। ठीक है, टोटल आप एक अन्नागार। टोटल 5 ही आपको लिखना है, 6 लिखने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। 2 पेज कम से कम लिखना है 5 नंबर में। अपने से आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे? बताइएगा फटाफट। हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ उसके कौन कौन से कारण थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनको कहिए कि इस चैनल से जुड़ो, तनु क्लासेस .com। यहाँ पर आपको बिहार में एक लौता चैनल है जो कि पूरे तरीके से आपको आर्ट्स की तैयारी कराती है और एक एक पॉइंट को पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको थ्योरी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, या जुड़ने से पहले या अभी तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, ये जो PDF वगैरह है ये सारा चीज़, और कोर्स में जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। बैच का नाम क्या है? संकल्प बैच, जो कि बिहार बोर्ड के लिए है। और अगर बिहार बोर्ड को छोड़ के अदर बोर्ड से हैं तो उनको जुड़ना है सफलता बैच में। ठीक है, सफलता बैच में। ठीक है, तो सफलता बैच में आप जुड़िएगा। यहाँ पर क्या होगा? तो आपकी लाइव क्लासेस होगी। सबसे बड़ी बात है लाइव क्लासेस, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही लाइव क्लास होगी, जहाँ पर डाउट सॉल्यूशन होगा, आपको टेस्ट करवाया जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाया जाएगा, क्विज करवाया जाएगा जिसको बोलते हैं, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा 5-5 करके सेट। बाकी जितना भी PDF आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नोट्स, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग 3-4 चैप्टर, 2-3 चैप्टर का आपको करवाएंगे यूट्यूब पर, उनके बाद सारा चीज़ कोर्स में ही कंप्लीट करवाएंगे। तो जो भी कोर्स नहीं लिए प्लीज़ जल्द से जल्द ले लीजिए, अभी बहुत कम प्राइस है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए ये जो नंबर है 9263024692, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। एडमिशन के लिए क्या क्या प्राइस है, क्या ऑफर है, कुछ वगैरह सारी चीज़ें पता करने के लिए इस पर आप कांटेक्ट करें। ठीक है, और जल्द से जल्द बिहार बोर्ड संकल्प बैच ज्वाइन कीजिएगा। जो अदर बोर्ड से बिहार को छोड़ के, वो सफलता बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आप ये पूरे साल तैयारी कराई जाएगी, सिर्फ थोड़ा सा बहुत ही कम फी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या था आपका? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे? ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला वहां पर आया बाढ़। मैंने आपको कहा था कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताए भी थे कि आपको याद रखना है सिर्फ मेन पॉइंट को। बाढ़ याद रखना है, महामारी याद रखना है, ठीक है, भूकंप तथा भूस्खलन याद रखना है, उसके बाद विदेशी आक्रमण याद रखना है। यानी कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद रखेंगे। बाकी ये जो लाइन है आप अपने से लिख लेंगे दिमाग से, आपको उस वक्त में याद आ जाएगा। ये रटना नहीं है, बस रटना अगर है भी तो सिर्फ इस पॉइंट को रटना है, ये पॉइंट को। ठीक है, सिर्फ हेडिंग को, मेन हेडिंग जो होता है। ठीक है, चलिए
हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला है बाढ़। अब कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुआ है वो बाढ़ की वजह से, यानी कि लोगों को ऐसा कहना है कि यहाँ पर बाढ़ आया, बाढ़ में सब कुछ डूब गया और सब कुछ को बहा करके लेके चला गया और इस सभ्यता का विनाश हो गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूब के मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया। बाढ़ आया, सभी लोग डूब के मर गए और इस सभ्यता क्या क्या हो गया, विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का एक प्रमुख कारण क्या था, बाढ़ था। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है महामारी। आज के दिन जैसे कोविड-19 आता है, कोरोना आता है, ठीक वैसे ही उस वक्त में भी महामारी आया था। ठीक है, तो फिर इसी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि महामारी आया, इसका कोई इलाज नहीं होने के कारण लोग बीमार होने लगे और जब बीमार और ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर लोग मरने लगे और इस सभ्यता का विनाश हो गया, सिंपल सा। तो कई इतिहासकारों का मानना है, अपने शब्दों में आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ है। बीमारी होने के कारण वहाँ के सभी लोग मर गए। कई इतिहासकारों का मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुआ है वो किसके कारण हुआ, महामारी के कारण। यानी कि एक बीमारी हुआ था, बीमारी होने के कारण सभी लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण वहाँ का महामारी था। ठीक है, अगला है भूकंप तथा भूस्खलन। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकारों का जो मतलब कि पतन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, या तो भूकंप के कारण या भूस्खलन के कारण। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गया। क्या कहा जाता है कि जैसे भूकंप आया और इतना जबरदस्त भूकंप आया कि जो सभ्यता है, जितने भी बिल्डिंगें थी, जितने भी रोड थी, इमारतें थी, वो सारी क्या हो गई, जमीन के अंदर घुस गई, बिल्कुल जमीन के अंदर दब गई और वो सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख कारण क्या है, भूकंप तथा भूस्खलन। ठीक है, अगला है विदेशी आक्रमण। तो यहाँ पर भी आपको वही लिखना है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों का क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हुआ है वो विदेशियों के द्वारा जब आक्रमण किया गया था इस सभ्यता में, तो उस वक्त में खत्म हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण भी है। ठीक है, बार बार जब आक्रमण करने लगा, आर्य लोगों के द्वारा विदेशी आक्रमण करने लगा हड़प्पा सभ्यता पर, तो फिर हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो ये 4 कारण था विदेशी आक्रमण वगैरह हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का। क्या क्या है, बाढ़, महामारी, भूकंप तथा भूस्खलन और विदेशी आक्रमण। ये मुख्यतः 4 कारण हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की विवेचना करें। यानी कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो जीवन है वो निम्न है। पहला है सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था, यानी कि वहाँ के लोग जो है बहुत ही उत्तम थे। वहाँ का सामाजिक जीवन यापन जो लोग कर रहे थे बहुत ही अच्छा था, है ना। यहाँ पर लोग क्या होते थे, मिलजुल करके रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि दरवाजा को खोल देता था ना, मतलब कि खुला छोड़ देता था तो भी चोरी वगैरह बिल्कुल नहीं होता था। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने अच्छे थे, है ना। तो यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ घर में ताला नहीं लगाया जाता था। अभी हमने आपको कहा यहाँ पर घर में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के कुछ नगर जैसे कि लोथल, कालीबंगा में घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ का समाज नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। समझ में आ गया आपको कि वहाँ के लोग मिलजुल करके रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि लोगों घर में दरवाजा में ताला नहीं लगाता था। आज समझिए, अगर आज आप ताला नहीं लगाते हैं तो लोग, हमको लगता है, आपका एक भी सामान को नहीं छुएगा, है ना। अगर आप ताला नहीं लगाते हैं तो कोई भी हो, समाज में ऐसा होता है भी, ज़्यादातर, कहीं कहीं पे हो सकता है नहीं भी होता होगा, लेकिन ऐसा होता है। ठीक, इस बात से ही आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग कितने ईमानदार होते थे कि ताला नहीं लगाया जाता था लेकिन चोरी वगैरह नहीं होती थी। आज के दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है आपके घर में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल है, सच है। हो सकता है कुछ लोग नहीं हो, बट ऐसा होता है कि आप ताला नहीं लगाएंगे तो सब कुछ चोरी हो जाएगा। यहाँ तक कि ताला लगाने के बाद भी चोरी हो जाता है यहाँ पर, तो ताला नहीं लगाने का क्या मतलब है। ठीक है, तो समाज जो है वो नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ के जो सामाजिक जीवन है हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही उत्तम था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अगला है वहाँ के धार्मिक जीवन। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है ये भी बहुत उत्तम था। ठीक है, यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे।
यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिली है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अच्छा मूर्ति मिली है लेकिन मंदिर नहीं मिली है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान को पूजा किया करते थे, क्योंकि कुछ जो मूर्ति मिली है वो शिव भगवान के जैसे बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन जो है वो कैसा है। ठीक है, आप जैसे देखेंगे सती प्रथा वगैरह आ गया इनके बाद। सती प्रथा में क्या होता था, पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को भी मरना पड़ता था, है ना, आग में कूदना पड़ता था। और उस वक्त में जब ऐसा होता था, सती प्रथा की घटना जब होता था, उस वक्त में ढोल वगैरह बहुत तेज़ी से बजाया जाता था। यानी कि जैसे उनकी पति की मृत्यु हो गई तो अब पत्नी का भी बारी आ गया वहीं पे जलाने के लिए या फिर उनको दफनाने के लिए। तो क्या होता था कि जब ये काम हो रहा होता था उस वक्त में बहुत ज़ोर से ढोल बजाया जाता था। इससे क्या होता था कि जो लड़की की चीख है, जो आवाज़ है, वो कोई भी नहीं सुन पाता था। एक जिंदा किसी भी लड़की को जला देना, उस अनुसार आप कल्पना कर सकते हैं कितना दर्दनाक ये होता होगा, है ना। तो जब ये ऐसा होता था घटना, तो क्या कहता है, लोग ढोल वगैरह बजाते थे बहुत ज़्यादा ज़ोर से ताकि लोगों को सुनाई ना दे, और वो इतना चिल्लाता था किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें भी सुधार हो गई है। और क्या कहता है, इसी की वजह से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपनाया गया। यानी कि ये गलतियाँ थी खास करके इस धर्म में, जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म बना। नहीं तो आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं बनता। कुछ कुछ गलतियाँ थी, सिर्फ ये गलतियाँ नहीं, और भी कुछ गलतियाँ थी जिसके कारण बौद्ध धर्म जैन धर्म बना। वैसे बहुत सारा कारण है, लेकिन ये भी उनमें से एक कारण है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला है आपका आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे, यह लोग व्यवसाय भी करते थे, है ना। यानी कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे, साथ ही साथ व्यवसाय भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर जहाज को रोका जाता है ना, पानी जहाज को जहाँ पर रोका जाता है उनको क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो इस सभ्यता से कई बंदरगाह भी मिला है जहाँ से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी, है ना। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध कहाँ से नहीं था, तो वहाँ पर चीन भी ऑप्शन में होता है और मेसोपोटामिया भी ऑप्शन में होता है। बहुत सारे लोग मेसोपोटामिया लगा देता है, नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो चीन के साथ नहीं था, लेकिन मेसोपोटामिया के साथ था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया के सभ्यता से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक नगर है वो कौन कौन सा था, एक लोथल था और एक कालीबंगा था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि एवं व्यापार था। यानी कि यहाँ के लोग जो इनकम है जो कमाते थे वो कृषि से कमाते थे, साथ ही साथ व्यापार से कमाते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है पहला पार्ट वो करा दिए, इस वीडियो में हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को करा दिया। अब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जितना आपको करवाए हैं सारा क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। अब इनके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे, उनके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त। ठीक है, जो भी कोर्स में ज्वाइन नहीं किए फटाफट आप लोग कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। संकल्प बैच बिहार बोर्ड वाला ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, तो या तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहां पर तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, तनु क्लासेस ऐप। ठीक है, तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उनके बाद उसको ओपन करिएगा जब, तो वहां पर एक संकल्प बैच आएगा, एक सफलता बैच आएगा, जिसमें भी है संकल्प बैच बिहार बोर्ड वाले के लिए, सफलता अदर बोर्ड वाले के लिए। जाकर के संकल्प में क्लिक कीजिएगा, फिर वहां पर सारा चीज लॉगिन वगैरह करने के बाद लिखा हुआ आएगा क्या क्या रहेगा, और जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए। और लाइव क्लास, डाउट सेशन, कोई भी डाउट हो तुरंत डाउट का सोल्यूशन इंस्टेंट मिलेगा। इस चैनल से बहुत सारे बच्चे पढ़ के बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बने हैं। आप रिजल्ट दे सकते हैं, वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, और आप भी पढ़ सकते हैं, उस जगह आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे, तो आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आ सकते हैं, है ना। बाकी जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो अपने से मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, इन सारी चीज़ों को कॉपी कलम निकाल करके नोट करें। और नोट इसलिए करने के लिए कह रहे हैं ताकि आपको जब पढ़ेंगे, जब रिवाइज करेंगे तो उस वक्त में बहुत फायदा आपको करेगा, आने वाले समय में एग्जाम के बाद भी करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।